नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। गैरसैंण के भराड़ी सैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर सीएम धामी ने कहा कि यह विधायक का निजी विचार है, जबकि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है और सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। और सदन के सामने रखा है, उनके विचार है। अरे माइक नीचे करो ना। सरकार काफ़ी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था, उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने सदन चलाया है। यहाँ खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के असर से देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर पहले सदन के अंदर हंगामा किया और आज सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गैस संकट को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रही। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बाद जिस तरीके से पूरे देश में एलपीजी की किल्लत जो है वो देखी जा रही है, में भी लगातार लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। एलपीजी की जो किल्लत लगातार बढ़ रही है उससे लोग परेशान आ रहे हैं। विपक्ष इस बार उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष सदन के अंदर से लेकर सदन तक इस मुद्दे को जो है उठा रहा है। सदन के अंदर भी कल इस पर काफी देर तक हंगामा हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपनेता एलपीजी की किल्लत जिस तरीके से देश प्रदेश में है, आप आज एलपीजी को लेकर सदन में कल भी काफी हंगामा हुआ, आज भी आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, एलपीजी और कॉमर्शियल सिलेंडर दोनों की शॉर्टेज है उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारा शिक्षा के लिए जानने जाने वाला प्रदेश है। जैसे कि कल मुख्यमंत्री जी अपने गवर्नर के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा इतनी बढ़ गई है कि आप ये समझिए कि एक ही जो है यूनिवर्सिटी में 30-40 हजार बच्चे हैं। तो आज उन बच्चों के हॉस्टल में भोजन का संकट आ गया है। कॉमर्शियल जो बच्चे पीजी में रह रहे हैं, उन बच्चों के लिए भोजन के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर का संकट आ गया है। हमारा प्रदेश पर्यटक प्रदेश है, जहाँ देश विदेश से पर्यटक आता है। आज होटल व्यवसायी, आज के अखबारों की सुर्खियां आप देख लीजिए, इसी जिले में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पौड़ी के अगर आप देखेंगे तो सब जगह जो होटल व्यवसायी हैं कॉमर्शियल सिलेंडर न मिल पाने से परेशान है। एलपीजी के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। और बड़ा शर्मसार होता है हमारा देश जब वो ये उत्सव मनाते हैं कि अमेरिका ने 30 दिन की अनुमति दे दी रूस से तेल खरीदने की। अब हमारा देश तेल खरीदने की अनुमति मांग रहा है, इतना अमेरिका के आगे झुक गया है और जो है उसको भी उत्सव मान रहा है कि अनुमति मिल गई। युद्ध जीतने में जो खुशियां मनाई जाती थी, वो आज 30 दिन की अनुमति मिलने में जो है कि हमारा देश खुशी मना रहा है। तो ये शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए कि हमें हर पल अमेरिका के आगे सिलेंडर होकर हमारे देश को शर्मसार करने का काम ये सरकार कर रही है। और ये एलपीजी बहुत महत्वपूर्ण और हर व्यक्ति से जुड़ा मामला है। कॉमर्शियल सिलेंडर हमारे शिक्षण संस्थानों से, जहां हॉस्टल हैं, वहां से जुड़ा हुआ मामला है। और जो पर्यटक हैं, जो होटल इंडस्ट्रीज के व्यवसायी हैं, उनसे जुड़ा मामला है। तो उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे सत्र में ये कहकर कि केंद्रीय मामला है, इससे बचना नहीं चाहिए। हमारे साथ भगवानपुर से विधायक हैं ममता राकेश, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से एलपीजी की जो किल्लत इस वक्त देश प्रदेश में चल रही है, जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से सदन में भी कल इस पर हंगामा हुआ, आपने ये मुद्दा उठाया, आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सदन के अंदर किस तरीके की भूमिका विपक्ष की इस मामले को लेकर रहेगी? देखिए, जिस तरह से पूरे देश
में एलपीजी गैस की किल्लत चल रही है, चाहे कॉमर्शियल सिलेंडर हो। अब तो स्थिति ये हो गई है कि घरों के सिलेंडर भी खत्म होने पर लगातार फोन आ रही है, और घर के सिलेंडर के लिए भी गाड़ी अगर जाती है तो भगवानपुर की स्थिति ये है कि समाचार पत्रों में भी आज है, और मुझे फोन भी आए कि गैस सिलेंडर वाली गाड़ी को थाने में ले जाना पड़ा, तब जा करके गैस सिलेंडर बांटे गए। तो स्थिति जब ऐसी हो जाए कि लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाए और कानून व्यवस्था के लिए भी दिक्कत हो, तो निश्चित रूप से सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को इससे बचना नहीं चाहिए। सदन में इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया गया। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया ने जब अपना विनिश्चय दे दिया था, उसके बाद सरकार तैयार हुई। केवल नेता प्रतिपक्ष जी को सुना गया, उन्होंने इस विषय पर विस्तृत बात की, और उसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। कालाबाजारी हो रही है, और हमारे चाहे होटल हों, ढाबे हों, चाहे हमारे छात्रावास हों, और चाहे हमारे विद्यालयों में एमडीएम बनता है बच्चों के लिए, सब जगह गैस की दिक्कत हो रही है। सरकार इसकी आपूर्ति निश्चित करे। तो विपक्ष आज एलपीजी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सदन के बाहर जो है सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। कल सदन में भी इस पर काफ़ी देर हंगामा हुआ और पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दिया। सत्ता पक्ष ये कहता हुआ दिखाई दिया कि ये जो है ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार इस पर कार्य कर रही है। जो एलपीजी की किल्लत देश में चल रही है उस पर सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, और प्रदेश में भी उस पर जो है सरकार केंद्र सरकार से वार्तालाप कर रही है ताकि इस तरीके की समस्या ना हो। अब आज भी ये मुद्दा कितना उठता है, क्योंकि ताज़ा मामला है, और जिस तरीके से जो एलपीजी की किल्लत लगातार वो देखी जा रही है, अब उसमें वो कितनी सही होती है और आज सदन में इसको लेकर किस तरीके से बातचीत होती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, बराड़ी शहर। खबरों का सफर जारी है, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग को लेकर सियासत तेज है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वर्षों से वन ग्रामों में रह रहे हजारों लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया। वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट पर भी उन्होंने इस मुद्दे पर चुप रहने के आरोप लगाए। इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि दशकों से बसे लोगों को अतिक्रमणकारी कहना गलत है और उन्हें उनकी जमीन का कानूनी हक मिलना चाहिए। कहीं भी बसा हुआ आज सरकार की निगाह में वो सबसे ज्यादा खटक रहा है। होना तो ये चाहिए था कि राज्य जितना मजबूत होता, जितना आगे बढ़ता, राज्य को गरीब को सहारा देने की बात सोचनी चाहिए। उनको कहना यह चाहिए था कि तुम इस जमीन में बसे हो, लेकिन ये जमीन पर तुम अच्छी छत बना लो, मकान बना लो, उसके लिए हम तुम्हारी आर्थिक सहायता करेंगे, तुमको बिजली देंगे, पानी देंगे। देखिए, बहुत लंबे समय से रामनगर विधानसभा में जो 24 वन ग्राम है उनको राजस्व ग्राम बनाए जाने को लेकर एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, और बरसों बीत गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी। और पिछले दिनों भी हमने जब पूछड़ी को इन्होंने उजाड़ा था तो उन दिनों भी हमने 2-3 धरने प्रदर्शन किए थे, और सरकार को हमने चेताया था कि अतिशीघ्र यदि आपने इनको कहीं बसाया नहीं या इनको जहां पे है वहीं पे मालिकाना हक नहीं दिया गया तो एक मार्च में हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और जिसको लेकर आज हमने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा सरकार को जगाने के लिए किया है, और एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया है माननीय हरीश रावत जी के माध्यम से। और हमने कहा है कि यदि पदयात्रा के बाद भी सरकार नहीं सुनती है, सरकार के कानून में जू नहीं रखती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर किया जाएगा। देखिए, जब जनता ने जिसे चुना है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, वो जिम्मेदारी से इस काम को नहीं करेंगे, चाहे वो सांसद बलूनी हो, चाहे वो स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी। दीवान सिंह बिष्ट जी का तीसरा टर्म है, और तीसरे टर्म में भी उन्होंने आज तक जो विधानसभा में ये आवाज नहीं उठाई। और जो सांसद बलूनी है, उन्होंने 1.25 साल पहले मालदन में कहा था कि मैं राम जी की सौगंध खाता हूं और इन वन ग्रामों को मैं राजस्व ग्राम का दर्जा दिलवाऊंगा, लेकिन 1.25 साल से वो स्वयं लापता है। उन्होंने कोई भी आवाज इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने को लेकर नहीं उठाई। ये उनकी निष्क्रियता है, और जनता इसका जवाब उन्हें 2027 में देने जा रही है। निश्चित रूप से आज हमने पदयात्रा के माध्यम से उन्हें चेताने का काम किया, और हमने आपको बताया कि मार्च से हम आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं, और जो हम आमरण अनशन शुरू करें। तो वहीं गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है
कि लंबे समय से वन भूमि पर रह रहे लोगों को जल्द ही भूमिधारी अधिकार दिए जाएंगे और ऐसे भूखंडों को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे वर्षों से मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य बयान है, क्योंकि वन भूमि में बसे लोग मालिकाना हक के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम मामले अदालतों में भी चल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार इसके लिए एक अलग से नीति बनाकर और कैबिनेट में इसका फैसला लेकर निश्चित रूप से इनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी। उत्तराखंड में गैस सिलेंडर और खाद्य आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य स्तर पर एक आपातकालीन टीम तैनात कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों और विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाते हुए 24 घंटे निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में गैस सिलेंडर और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर लगातार नजर बनाए हैं। वो तैनात अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट ले रहे हैं, साथ ही राज्य के लोगों के हित में केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में है। को लेके कल आपने निर्देश दिए थे, लेकिन कांग्रेस आज अभी प्रदर्शन कर रही थी, कह रही 2000 से 4000 में सिलेंडर मिल रहा है, काला। देखिए, जहां पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूं इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इस समय पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। तो वहीं देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। जिला अधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी और सीधे जेल भेजा जाएगा। साथ ही गैस वितरण से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां हम लोग अपनी शिकायत दे सकेंगे। गल्फ क्राइसिस के चलते जो हमारे एलपीजी के बारे में कुछ कंसर्न्स और जो पब्लिक परसेप्शन अभी प्रिवेल कर रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं और जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसीज़ हैं वो अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित मानकों के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमने प्रवर्तन दल हेडेड बाय एसडीएम, सीओ और जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं वो निरंतर निगरानी बनाए रखे हैं। कहीं पर भी कोई इनपुट आता है हमारे होर्डिंग का, ब्लैक मार्केटिंग का या डाइवर्जन का, तो उस पर ऑन द स्पॉट हमारे बीएनएस और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में मुकदमे दर्ज करते हुए सारे स्टॉक को सीज कर लिया जाएगा और उसका वितरण फिर हमारे सप्लाई ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए ये सभी ऑयल कंपनीज और एजेंसीज को वार्न किया गया है कि इस पर कड़ी निगरानी रखें और जो पब्लिक यूसेज के लिए जिस मानक अनुसार उनको वितरण करना है उसी प्रकार से होना चाहिए। अभी जो हमारे घरेलू गैस सिलेंडर हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसा सप्लाईज बुकिंग्स पहले हो रही थी आगे भी उसी क्रियाविधि। और रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार की विदेश नीति और महंगाई के मुद्दे पर तीखी आलोचना की। आरोप लगाया कि सरकार ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कमजोर कर अमेरिका के सामने झुकाव की नीति अपना ली है। माहरा ने कहा कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है और संसद में विपक्ष की आवाज दबाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।
उनका कहना है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाकर प्रचार की राजनीति कर रही है। एप्स्टीन फाइल का खुलासा होते ही उस मामले को जनता की नजर से बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। हमेशा से भारत का मित्र रहा ईरान, जिसकी मदद से रसा हमको कई किस्म से मदद करता था। तेल की हमको मदद होती थी, अन्य चीजों की मदद होती थी। और जब जब भारत पर संकट हुआ, रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया। और इस्लामिक मुल्कों में ईरान एक ऐसा देश था जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। राहुल गांधी सदन में लगातार इस चिंता को व्यक्त करते रहे कि इस युद्ध के गंभीर परिणाम होंगे और ईरान के नेता के मरने पर प्रधानमंत्री को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। गैस में और तेल में कई किस्म की दिक्कतें आएंगी, बार बार राहुल गांधी कह रहे थे। तब केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर जोर से इस बात को कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना गैस में ना तेल में। और आज भारत के हालात ये हैं कि लोग गैस की लाइनों में खड़े हैं, लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही। सरकार ने जब कहा सब कुछ सामान्य है, उसके दूसरे दिन ही घरेलू गैस में 60 रुपए और जो व्यापारिक गैस है उसमें 115 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और अब हालात ये हैं कि गैस एजेंसीज ने गैस देना बंद कर दिया है। लोग परेशान हैं, लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से गैस मिल सके और उनका चूल्हा जल सके। लेकिन भारत की सरकार के प्रधानमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर लगातार सदन से गायब हैं। और ओम बिरला अपनी पुरानी आदत से मजबूर हैं। आज स्थगन के प्रस्ताव विपक्ष ने रखे, जिसमें तेल और गैस की कीमतों को लेकर, गैस और तेल की कमी को लेकर सदन में चर्चा की मांग वो करना चाहते थे। लेकिन स्थगन के सारे प्रस्तावों को ओम बिरला ने खारिज कर दिया। ये कैसा लोकतंत्र है। भगवानपुर के टकाभरी गांव में बारात की कार की चपेट में आकर 10 वर्षीय बालक विशु गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार पलट दी और करीब 250 बारातियों को घेर कर रोक लिया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शेखर सुयाल ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घायल बच्चे को गंभीर हालत में देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया, जबकि पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शूटर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप चौहान उर्फ सनिया निवासी बिलासपुर रामपुर के रूप में हुई। आरोपी के पास से 3 अवैध 315 बोर के तमंचे, 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैंगवार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में लूट, डकैती और हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेक्टर 18 स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थान की प्रशिक्षु छात्राओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रति जागरूक करना, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान BYST नॉर्थ जोन के प्रोजेक्ट हेड राजीव निर्मल ने संस्था की गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करता है। संस्था द्वारा बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता देने के साथ साथ उद्यम प्रारंभ होने के बाद 2 वर्षों तक अनुभवी मेंटर्स के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है। इस अवसर पर फरीदाबाद जिला सुरक्षा एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में MSME ब्रांच SBI की प्रबंधक नीलम रावत ने महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध बैंक ऋण योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा नम्रता गौतम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में छात्राओं को अवगत कराया। तो वहीं BYST की सफल महिला उद्यमी
रूपा चौधरी ने अपने उद्यमिता से जुड़े अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद निरंतर प्रयास और सही मार्गदर्शन से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ITI की छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ITI के प्रधानाचार्य सतीश कुमार, संतोष कुमार, विनीता और BYST के क्लस्टर हेड विवेक उपाध्याय, मंडौर सिंह राठौर, राकेश और समय सिंह का विशेष योगदान रहा। और फरीदाबाद महिला बाल कल्याण, साथ ही महिला ITI ने मिलकर एक बहुत ही उत्साहित इंटरनेशनल वुमेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है, जिसमें सारे कॉलेज के ITI के सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया, साथ ही सारी महिला स्टाफ, क्योंकि वुमेंस ITI है, इसमें सभी ने बढ़ चढ़ के साथ लिया और भाग लिया। इसमें जितने भी हमारे डेलीगेशन आए, जैसे कि बैंक से नीलम रावत जी आई SBI से, और हेमा कौशिक जी DPPO आई, नम्रता गौतम जी डायरेक्टर आए, जो कि रिक्रूटमेंट टेक्निकल एक्सपर्ट है, डायरेक्टर है। इन्होंने अपनी बात बच्चों के सामने रखी और बच्चों को बड़ा ही उत्साहित किया कि वो भी एक नया इंटरप्राइजेज अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी कड़ी में कुछ बच्चों ने जो कि सक्सेस रहे, उनको पुरस्कार के साथ हमने सम्मानित किया, और साथ ही हमारे जो हाई फ्लायर एंटरप्रेन्योर थे, वो भी लोग भी आए थे, उनको भी हमने पुरस्कार के साथ सम्मानित किया। कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा रहा और सभी के साथ अच्छा नेटवर्क बना, सबके साथ व्यवहार से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके गए। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए